कंचन अपने पति राजन के साथ जिद करके अपनी दादी के श्राद्ध में मायके आई थी। हालांकि राजन ने उसे बार बार यही कहा था कि बिन बुलाए वहां जाना ठीक नहीं है, फिर भी वह नहीं मानी और अपना हक समझते हुए वहां पहुंची गई। कंचन ने सोचा था कि दुख की इस घड़ी में वहां पहुंचने पर परिवार के सभी लोग गिले शिकवे भूलकर उसे अपना लेंगे और दादी की मौत का दुख जताएंगे, पर उसका ऐसा सोचना गलत साबित हुआ। सभी ने कंचन को देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया, मानो वह कोई अजनबी हो। इसके बावजूद भी कंचन को उम्मीद थी कि परिवार भले ही उसे नज़रअंदाज करे, माँ ऐसा नहीं कर सकती। तभी कंचन ने राजन की तरफ इस तरह देखा, मानो वह माँ के पास जाने की उससे इजाज़त ले रही हो। फिर वह अकेले ही माँ की तरफ बढ़ गई। उस समय कंचन की माँ औरतों के हुज्जुम में आगे बैठी हुई थी। जब माँ ने कंचन को अपने करीब आते देखा तो वह उठकर तेजी से दूसरे कमरे में चली गई। माँ के पीछे पीछे कंचन भी वहाँ पहुँच गई और प्यार से बोली, माँ, यह सब कैसे हुआ? क्या दादी बहुत दिनों से बीमार थी? तुमसे मतलब, आखिर तुम पूछने वाली होती कौन हो? चली जाओ यहाँ से, फिर कभी भूलकर भी इस घर की तरफ मत देखना, नहीं तो तुम मेरा मरा मुँह देखोगी। गुस्से से चीखते हुए उसकी माँ बोली, ऐसा ना कहो माँ, नहीं तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। आखिर तुम्हारा ही तो सहारा है। माँ होकर भी तुम मेरे मन की भावना को नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा? रोते हुए कंचन बोली, नहीं समझना है मुझे, कुछ नहीं समझना। चीखते हुए उसकी माँ ने कहा, क्यों नहीं समझना है माँ? तुम्हें समझना ही होगा। अपनी बेटी के दुख को महसूस करना ही पड़ेगा। आखिर मेरा इतना ही कसूर था ना कि मैं राजन से सच्चा प्यार करती थी और उससे शादी की, जो हमारी बरादरी का नहीं है। लेकिन माँ, मुझे गौर से देखो कि मैं राजन के साथ कितनी खुश हूँ। मुझे किसी बात का दुख नहीं है। खुशी जताते हुए कंचन ने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना है और ना ही सुनना है। बस तुम अभी और इसी समय उस राजन को लेकर यहाँ से चली जाओ, ताकि तुम्हारी दादी का श्राद्ध शांति से पूरा हो सके। माँ बोली, हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, केवल दादी के श्राद्ध में आए हैं। बस उसे पूरा हो जाने दो, क्योंकि दादी से मेरा और मुझसे उनका कितना गहरा लगाव था, यह तुम अच्छे से जानती हो। मेरे बिना तो वे कुछ भी नहीं खाती पीती थीं। सुबकते हुए कंचन ने कहा, इसलिए तो तुम उस कल मोहे राजन के साथ भाग गईं और कोर्ट मैरिज कर ली। तब तुम्हें दादी का ख्याल नहीं आया था, जबकि उन्होंने तुम्हारी याद में अपनी जान दे दी। मुझे दादी का ख्याल था माँ, परंतु मैं क्या करती? आप सभी तो मुझसे खफा थे। डर के चलते मैं नहीं आ सकी। रोते हुए कंचन ने कहा, बड़ी आई डर वाली। इतना ही डर था तो घर से कदम बाहर निकालते समय 1000 बार सोचती, फिर भी कुछ नहीं सोचा। अरे क्या अपने बरादरी में लड़कों की कमी हो गई थी जो उस नासपीटी राजन के साथ भाग गई थी? तेज़ आवाज़ में उसकी माँ ने कहा। माँ के सवालों का जवाब देने की बजाय कंचन ने कहा, माँ, मुझे जी भर के कोस लो, लेकिन उन्हें कुछ न कहो, क्योंकि अब वह मेरे पति हैं। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे दुनिया में केवल एक तुम ही पति वाली हो, बाकी सब दिखावे वाली हैं। खिल्ली उड़ाते हुए उसकी माँ बोली, माँ, मेरी अच्छी माँ, तुम तो मुझे ऐसा ना कहो। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में शादी करके सुख शांति से रहे। उन्हीं में से एक हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपने जीवन साथी का खुद ही चुनाव कर तुम लोगों की परेशानी को दूर किया है। इसके बावजूद भी सभी की तरह तुम भी मुझे नज़रअंदाज कर रही हो। दुखी होकर कंचन ने कहा, हाँ, तुम इसी काबिल हो, इसलिए नहीं मिलेगा अब तुम्हें वह लाड़ प्यार और अपनापन जो कभी यहाँ मिला करता था। कंचन की माँ की बातें अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पिता, भाई बहन और भाभी वह सभी वहाँ आ गए और गुस्से से कंचन को घूरने लगे। तभी उसके पिता दयाशंकर ने गुस्से से कहा, कलंकिनी, मुझे तो तेरा नाम लेते हुए भी नफरत हो रही है। आखिर तुमने मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? ऐसा ना कहिए पापा, आखिर इस घर में मेरा भी तो कोई रिश्ता है। उसी रिश्ते के वास्ते तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे और मेरे पति को अपना लीजिए पापा। खबरदार जो मुझे पापा कहा। तेरा बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तू इस घर को छोड़कर गई थी। रहा सवाल अपनाने का, तो यह हक अब तुम खो चुकी हो। नहीं पापा नहीं,
ऐसा ना कहो और ठंडे दिमाग से सोचो कि प्यार करना क्या कोई जुर्म है। आखिर मैं भी तो बालिग हूँ। जब मैं अपना भला बुरा सोच समझ सकती हूँ तो फिर मुझे फैसले लेने का हक क्यों नहीं है। और फिर चाहे बातें भविष्य की हों या जीवन साथी चुनने की, लड़कियों को यह हक ज़रूर मिलना चाहिए। थोड़ा खुश होकर कंचन ने कहा, तू मुझे हक के बारे में समझा रही है? अगर तू इतनी ही समझदार होती तो अपनी ही जाति के लड़के से शादी करती, ना कि किसी दूसरी जाति के लड़के से। कंचन के पिता ने कहा, दूसरी जाति के लड़के क्या इंसान नहीं होते? क्या उनमें समझदारी नहीं होती? इसकी मिसाल तो राजन ही हैं, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दी। कोई कमी महसूस नहीं होने दी है उन्होंने। मैं इस तरह के जात पात के भेदभाव को नहीं मानती, जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता हो, आपस में दूरियां बढ़ाता हो। मैं केवल इंसानियत की जात को जानती हूँ, वह मानती हूँ। कंचन बोलती चली गई, बस करो अपनी यह बकवास और उस राजन के साथ यहाँ से चलती बनो। इस बार चीखते हुए कंचन का भाई बोला, भैया मुझे जो चाहो कह लो, मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, क्योंकि एक पत्नी अपने सामने पति की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, अब तो मुझे तुम्हारे पति की बेइज्जती करनी ही होगी, वह भी तुम्हारे सामने। नज़रें तिरछी करते हुए विशाल बोला, क्या? यह तुम क्या कह रहे हो? जबकि तुम भी किसी के पति हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है। महाभारत मचा दूंगी मैं यहाँ। तुम क्या समझते हो अपने आप को कि वे तुमसे कमज़ोर हैं? वे जूडो कराटो में ब्लैक बेल्ट हैं और साथ ही पुलिस में भी हैं। उनसे टकराना तुम्हें महंगा पड़ेगा भैया। हाँ, मैं यदि चाहूँ तो तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हारी बेइज्जती ज़रूर करवा सकती हूँ, ताकि तुम बेइज्जती के दर्द को महसूस कर सको। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि तुम्हारी तरह कुछ करने से पहले कुछ सोच समझ ना सकूँ। औरत हूँ, इसलिए औरत का दर्द समझती हूँ, लिहाजा ऐसा कुछ करना नहीं चाहूँगी जिससे कि भाभी के मन को दुख हो। कंचन की बातें सुनकर उसकी भाभी सुबक पड़ी और उसने आगे बढ़कर कंचन को गले लगा लिया। माधुरी, यह तुम क्या कर रही हो? दूर हटो उससे, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चीखते हुए विशाल बोला, रिश्ता है, क्यों नहीं, खून का रिश्ता है हमारा, इसलिए अपनी बहन को अपना लीजिए। इसने ठीक ही कहा है कि जात पात कुछ नहीं होता, होती है तो केवल इंसानियत और इंसानियत का रिश्ता। कंचन की तरफदारी लेते हुए उसकी भाभी माधुरी ने कहा, मानो वह भी इंसानियत के रिश्ते को ही अहमियत दे रही हो। लेकिन माधुरी की बातें सुनकर विशाल बौखला गया। वह गुस्से से बोला, माधुरी, लगता है इसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। आखिर विशाल अपनी बातें पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी राजन आ गया और सूझबूझ का परिचय देते हुए गंभीरता से बोला, कंचन, अब चलो यहाँ से। बहुत हो चुकी तुम्हारी बेइज्जती, मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ सुन लिया है और जान लिया है कि यह लोग ऐसे पत्थर दिल इंसान हैं जो जात पात का ढोंग तो रचा कर समाज को गंदा करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब मुझे समझ में आया कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी भूल की है। ले चलिए मुझे, अब एक पल भी मैं यहाँ नहीं रुकना चाहूँगी। उठते हुए कंचन बोली और अपने पति राजन का हाथ थामकर घर से बाहर जाने लगी। उसकी छोटी बहन उर्मिला ने दौड़कर कंचन का हाथ थाम लिया और सिसकते हुए बोली, दीदी मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली, मैं कहाँ तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ? हाँ, जात पात और उन बुरे रिवाजों को छोड़कर जा रही हूँ जिसे माँ पापा भैया ने अपनी मुट्ठियों में जकड़ रखा है। मैं यहाँ नहीं आऊँगी तो क्या हुआ? तुम तो अपनी दीदी के घर आ सकती हो। कंचन बोली, ज़रूर आऊँगी दीदी, उर्मिला ने खुश होकर कहा, मैं इंतज़ार करूँगी। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कंचन ने कहा और अपने पति राजन के साथ घर से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।